सलमान तो बहाना है, असली निशाना हिंदू है। और हिंदू में सबसे पहले ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, देखो शेड्यूल कास्ट वाला उछल जाता रहा है ना, थोड़ा रिजर्वेशन, शिक्षा, सरकारी सुविधाओं की वजह से पढ़ लिख गया है तो पढ़ के उछल रहा है ज्यादा। आरएसएस बीजेपी को चुनौती दे रहा है, जहां तहां यूनिवर्सिटी हर जगह हम जैसे लोग हैं, मुकदमा हो कुछ हो भिड़े रहना है। बाबा एक बोल रहा है, नयन सुख बाबा, कि आरक्षण की वजह से गृह युद्ध होगा। सुना है? सुना है? अरे कौन ऐसा जात है जो आरक्षण में नहीं है? पहले ये बताइए मुझे, कि हम लोग के दिमाग में खुद जो है ना गोबर भरा हुआ है, किसी को थैंक यू तक नहीं कहते। तो हिंदू राष्ट्र तो आएगा ही आएगा। दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन इंडियन रिपब्लिक और संविधान और जो सरकारें बनी उनकी वजह से हुआ, जिसमें कि बाबू जगजीवन राम की बहुत बड़ी भूमिका थी। मैं ये स्वीकार करता हूं। तभी तो अमेरिका के सामने हमारे प्रधान जी नतमस्तक हो जाते हैं, हे गाइस बैठो इधर, मैं समझौता कराता हूं। ट्रंप ऐसे बोलता है, कोई आवाज नहीं निकलती। टैरिफ वॉर में देख रहे हैं, भारतीयों को अभी जंजीर से बांध के भेजा जा रहा है। और टैरिफ वॉर की हालत क्या है वो आप देख ही रहे हैं, दवाई पे 100%। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, महाबली प्रधानमंत्री, आवाज नहीं निकल रही है। और जिस समय भारत को खाने के लिए नहीं था, अमेरिका को ठेंगा दिखा के इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। पाकिस्तान बंदूक बना रहा था, लेकिन पंडित नेहरू यहां पर इंस्टीट्यूशंस खोल रहे थे। समाजवाद यही तो था, और क्या था। शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो 1951 चुनाव, बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से लिखा, स्पष्ट रूप से, आप जाके कोई पढ़ सकते हैं, अनुसूचित जाति का घोषणा पत्र, कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। सम्मानित मंच और सभा में उपस्थित दोस्तों, आप सभी को जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और ख़ास तौर से जन सम्मेलन, मनुवादी संघी फांसीवाद विरोधी जन सम्मेलन, इस पे अपनी बात रखने के लिए। अभी 2 हफ्ता पहले मैं भोपाल में था और मेरे किताब पे एक चर्चा थी हिंदी भवन, और आप तो मिले ही थे मुझे। आप तो बहरहाल बहुत सारी बातें हमारे से पूर्व वक्ताओं ने कह ही दी है, और मेरे लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं, फिर भी कोई कोशिश करता हूँ कि ये जो मनुवादी संघी फांसीवादी जो सरकार जिसे आप कहते हैं, उसको यहाँ तक पहुँचाने में क्या हमसे भी कोई चूक हुई है क्या? अपना इंट्रोस्पेक्शन करना भी बेहद जरूरी है। आरएसएस क्या है, संघ परिवार क्या है, हिटलर मुसोलिनी कौन था, आरएसएस की प्रेरणा कहां से आ रही थी, आरएसएस का दर्शन क्या, फिलॉसफी क्या है, संविधान या मनुस्मृति, आरएसएस का सोशल बेस क्या थे, सामाजिक आधार क्या थे, अंग्रेज, राजे महाराजे, जमींदार, कॉरपोरेट, यही थे। क्या ये सब बातें हमारे नेताओं को पता नहीं थी क्या? अगर नहीं थी तो जिस बहुजन पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वो पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि कोई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं। शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो 1951 चुनाव, बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से लिखा, स्पष्ट रूप से, आप जाके कोई पढ़ सकते हैं, अनुसूचित जाति का घोषणा पत्र, कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। हम अम्बेडकरवाद की बात करते हैं,
अंबेडकर साहब ने तो सत्ता छोड़ी थी, और सत्ता पाने के लिए हम किसी भी तरह के समझौते किसी हद तक जा सकते हैं, तो मेरी इस पे रिजर्वेशन है। मैं क्वेश्चन करता हूं, सवाल उठाऊंगा ऐसे पॉलिटिक्स पर। आरएसएस को पहली वैधता किसने दी? जयप्रकाश नारायण। इमरजेंसी के समय आपको याद होगा कि आरएसएस अगर फांसीवादी ताकत है तो मैं भी फांसीवादी हूं। ये जयप्रकाश नारायण के शब्द थे। जयप्रकाश जी से मुझे वो नाराजगी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझ सकता था। बहुत डेस्परेट थे। क्या कारण था कि इमरजेंसी लगानी पड़ी? इमरजेंसी के कई पैटर्न हो सकते हैं, मेरी भी एक रीडिंग। जब बैंक का नेशनलाइजेशन हो रहा था, जब प्रिवी पर्स खत्म किए जा रहे थे, जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार हो रहा था, पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़े किए जा रहे थे, आजादी के 25 वर्ष ही हुए थे, और बोकारो, सिंदरी, तमाम जगह पे पब्लिक सेक्टर, नौकरियां, इंस्टीट्यूशन, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे थे। महज 25 साल। पाकिस्तान बंदूक बना रहा था, लेकिन पंडित नेहरू यहां पर इंस्टीट्यूशंस खोल रहे थे। समाजवाद यही तो था, और क्या था? आखिर किसके इशारे पर जॉर्ज फर्नांडिस ने 20 दिन की रेल स्ट्राइक की थी? आज को एक दिन का करके दिखा दे मुझे। किसके इशारे पर इंदिरा गांधी, अभी तो अमेरिका के सामने हमारे प्रधान जी नतमस्तक हो जाते हैं, हे गाइस बैठो इधर, मैं समझौता कराता हूं। ट्रंप ऐसे बोलता है, कोई आवाज नहीं निकलती। टैरिफ वॉर में देख रहे हैं, भारतीयों को अभी जंजीर से बांध के भेजा जा रहा है, और टैरिफ वॉर की हालत क्या है वो आप देख ही रहे हैं। दवाई पे 100%। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, महाबली प्रधानमंत्री, आवाज नहीं निकल रही है। और जिस समय भारत को खाने के लिए नहीं था, अमेरिका को ठेंगा दिखा के इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये सब पे चर्चा नहीं होगी। दलितों के लिए कौन सा अंधकार युग? हमारा तो हजारों साल से अंधकार युग चल रहा है। कम से कम उस पीरियड में अधिकार सुनिश्चित हुए, हिंसा अत्याचार बंद हुए। कोई भी यहां अगर 70-75 में यंग रहे होंगे तो जरा रिकॉल कीजिए, याद कीजिए। मुझे परेशानी हो रही है बाबू जगजीवन राम। उन्होंने भी जनसंघ, जो जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें शामिल हुए। वो भी एक तरह का डिस्परेशन था। क्या बाबूजी नहीं जानते थे कि आरएसएस क्या होगा? जबकि 25 साल में दलित मिडिल क्लास को बनाने में, दलित मिडिल क्लास मैं कह रहा हूं, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। 1950 के पहले कुछ नहीं था, ना जमीन था, ना घर था, ना खाने का था, ना विद्या था, ना धन था, कुछ नहीं था, ना शस्त्र थे। दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन इंडियन रिपब्लिक और संविधान और जो सरकारें बनी उनकी वजह से हुआ, जिसमें कि बाबू जगजीवन राम की बहुत बड़ी भूमिका थी। मैं ये स्वीकार करता हूं। पकड़ पकड़ के लोगों को नौकरी, 7वीं पास है, चलो माली लग जाओ, चौकीदार लग जाओ। 1957 में रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन रेलवे उन्होंने लागू कर दिया था। आज क्या हो रहा है? खुद संचार मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्ट्री का अपॉइंटमेंट सारा कर रहे थे। तो ये बड़ा मिडिल क्लास सरकारी, चाहे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हो, चाहे सेना में रहे हो, सेना मंत्री, रक्षा मंत्री रहे हो, सब जगह उन्होंने नौकरियां भरी, लाखों लाख लोगों को नौकरियां मिली। कोई मना कर दे? रेलवे में पानी पाड़े, अस्पृश्यता खत्म करने का भी एक तरीका था कि पानी पीना है तो पियो, नहीं तो भूखे रहो, प्यासे रहो। वो ठाकुर का कुआं पोएम है ना, तो जब आपको पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, तब आपके दरवाजे पे हैंड पंप लगाए जा रहे थे कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुआं पे जाने की जरूरत नहीं है। ये सब काम नहीं हो रहे थे, हो रहे थे। आप बोलेंगे कि बाबा साहब के संविधान की वजह से हुआ, आरक्षण की वजह से हुआ। यह बात आंशिक रूप से सही है।
संविधान तो अभी भी है, तो अब खत्म क्यों हो रहा है? संविधान सभा में ही बाबा साहब ने कहा था कि संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, लागू करने वाले लोग कैसे हैं उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। संविधान अच्छा हो, लागू करने वाले लोग बुरे हो तो संविधान बुरा होगा। संविधान बुरा है, लागू करने वाले लोग अच्छे हों, संविधान अच्छा होगा। जब बाबा साहब को लगा कि हम संविधान सभा में नहीं जा पाएंगे तो उन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटी लिखा, उसको मिनी संविधान भी कहते हैं, और उसमें स्टेट सोशलिज्म का आइडिया डेवलप किया, राजकीय समाजवाद, कि जहां पर हमारा जरूरत होगा हम स्वामित्व रखेंगे, ओनरशिप रखेंगे, जहां जरूरत होगा हम प्राइवेट ओनरशिप रखेंगे, वेलफेयर स्टेट। ये काम आप बताइए ईमानदारी से, आजादी के 30-40 वर्षों में हुआ कि नहीं? अरे देखिए, प्रशासन शासन ओवरनाइट बदल सकता है, लेकिन समाज और संस्कृति को बदलने में सैकड़ों साल लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घी की नदियां बह रही थी, वो तो कभी नहीं बह रही थी, लेकिन एक कदम आगे तो बढ़ ही रहे थे ना, एक कदम आगे बढ़ रहे, पीछे तो नहीं जा रहे थे। फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, फ्री में पढ़ाई लिए, स्कॉलरशिप पाके, स्टाइपेंड लेके। आज अपने बच्चों को आप नॉर्मल बीए में नहीं करा सकते, मेडिकल और इंजीनियरिंग तो भूल ही जाइए, यहाँ छात्र छात्राएं होंगे बताएंगे कितना फीस लग रहा है। और स्टाइपेंड फेलोशिप का क्या हाल है पता है, बिहार में 2016 से ही बंद है, और वो क्राइटेरिया लगा दिए गए हैं कि क्लास 4 का एम्प्लॉय का बच्चा भी नहीं ले सकता है। ये है हालत। और पहले पकड़ पकड़ के हम लोग भी लिए हैं पैसा। तो सवाल जो मैं आ रहा हूं कि आरएसएस को वैधता प्रदान करने के लिए, मैं तो कई बार कह चुका हूं, ये कथित अंबेडकरवादियों और कथित समाजवादियों के कंधे पर चढ़ के हिंदू राष्ट्र है। इतना हद एंटी कांग्रेसिज्म में चले गए, अति कांग्रेस विरोध कि जाके सीधे भाजपा और आरएसएस के गोद में बैठ गए। आखिर जनता पार्टी सरकार में जितने लोग समाजवादी लोग थे वो बीजेपी में मंत्री बने कि नहीं बने, ये बताइए मुझे। जॉर्ज फर्नांडिस हो, रामविलास पासवान हो, शरद यादव हो, नीतीश कुमार तो है ही। गंभीरता से चिंता, हम लोग तो जात के नाम पे वोट देते हैं ना, तो जात के नाम पे आपका व्यापार हो रहा है, जाइए मंत्री को पकड़ के पांव चाटते रहिए उसका। हमें मंत्री नहीं चाहिए, हमें योजना चाहिए, एजेंडा चाहिए। अभी तो मंत्री है, कहते हैं कि 27 ओबीसी मंत्री है, प्रधानमंत्री ओबीसी है। तो एक टीवी डिबेट में मैं 2-3 दिन पहले कह रहा था कि कम से कम यूपीए 1 में ओबीसी के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन आया। अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, आया कि नहीं आया? यस नो? ये पता भी नहीं होगा तो उसको शुक्रिया बोले, थैंक यू बोले। अर्जुन सिंह यहीं के मुख्यमंत्री थे ना, वो पिछड़ा तो नहीं थे, दलित तो नहीं थे, ठाकुर थे। क्या हमने उनको शुक्रिया कहा? शुक्रिया मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी के जमाने में दलित को कहते थे दलितों की अम्मा, सरकारी दामाद बन गए दलित। स्पेशल कंपोनेंट प्लान एसटी के लिए, एससी के लिए, हमने कभी शुक्रिया कहा? थैंक यू नहीं। कि हम लोग के दिमाग में खुद जो है ना गोबर भरा हुआ है, किसी को थैंक यू तक नहीं कहते। तो हिंदू राष्ट्र तो आएगा ही आएगा, और इसकी त्रासदी को आप रोक नहीं सकते हैं जब तक कि आप विचारधारा को नहीं समझे। मैं तो कई मंचों पे कह चुका हूं कि मेरा रिश्तेदार भाई भी अगर आरएसएस बीजेपी के साथ समझौता करेगा तो उसको हराने के लिए लाख रुपया खर्चा करके मैं जाऊंगा प्रचार करने के लिए। ये इतना डिस्क्रेडिट कर दिए ना आप, जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम किया उसको सब डिस्क्रेडिट किया, और ये डिजाइन आरएसएस का था। मैंने पहले कहा कि जगजीवन राम की एक बड़ी भूमिका है दलित मिडिल क्लास के फॉर्मेशन में, लेकिन उसको भी हम लोग क्या बोल दिए? गद्दार था।
बोलते हैं, हमने सुना है दलितों को बोलते हो। अरे क्या गद्दारी कर लिया जी? अपने बाप दादा से जाके पूछो, जब मजदूरी करते थे तो पूरा मजदूरी नहीं मिलता था, अब पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हो। नौकरी, पेंशन, ये तो सब छीन रहा है, छीन लिया। बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, वो ने अल बल आए बैं साहब बोलते रहे, कुछ नहीं पता। जाके आरएसएस से पूछो कि बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, जयप्रकाश नारायण से पूछो क्यों नहीं बने। 4 मौके थे 1966, लाल बहादुर शास्त्री जी के मरने के बाद 3 उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री के। ये सब इतिहास करेक्ट करना जरूरी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के कुछ भी बोलते रहे। 3 उम्मीदवार थे, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या बाबू जगजीवन राम। कामरा साहब को भी मिला था कि आप बन जाइए, कामरा साहब बोले कि ना हमको हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, हिंदी नहीं आती। बाबू जगजीवन राम खुद बैठ गए इंदिरा गांधी के समर्थन में कि अगर मैं लड़ूंगा ये चुनाव तो मोरारजी देसाई जो कि दक्षिण पंथी है कांग्रेस के अंदर, वो जीत जाए। ये पहला इतिहास। मुझे तो इस बात का कई बार सोचता हूं, चिंतन मनन करता हूं कि बाबा साहब ने इस्तीफा क्यों दे दिया मंत्रिमंडल से, और बाबू जगजीवन राम अगर इस्तीफा दिया कांग्रेस से तो घर बैठ जाना चाहिए था ना। चुनाव लड़ना जरूरी था, चुनाव सिर्फ थोड़ी एक काम होता है, लिखना पढ़ना जन आंदोलन करना ये भी एक काम होता है। जब सारे नेता 75 में जेल में थे तो बाबू जगजीवन राम कांग्रेस को डेमोक्रेसी बनाए थे, उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया। जे बम कहते थे, जे बम। जब उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया तो जयप्रकाश नारायण ने उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया, पार्टी के अंदर चुनाव क्यों नहीं करवाया? ये सवाल पूछता है किसी से? आज भी बहुत सारे दलित नेताओं को मैं देखता हूं, अरे कांग्रेस पार्टी में सरकार में नहीं है, तीसरे टर्म से बाहर है, मध्य प्रदेश में तो 20 साल से नहीं। तो सवाल आरएसएस बीजेपी से नहीं पूछोगे, खाली कांग्रेस से ही पूछोगे। जब दूसरी बार मोरारजी देसाई जब रिजाइन किए, बनने का अवसर आया, तो उस समय जयप्रकाश नारायण क्यों नहीं बोले? ये सवाल उठाइए। आरएसएस का पूरा प्लान था कि बाबू जगजीवन राम को पीएम नहीं बनने देना। इंदिरा जी ने 2 बार ऑफर किया बाबूजी को, सब प्रिंटेड रिकॉर्ड में है। एक तो जब चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरी, तब उन्होंने कहा कि आप कुछ शर्त मैं रखती हूं और आप पीएमसी कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं माने शर्त, सरकार गिर गई। 80 में के चुनाव में फिर इंदिरा जी ने अप्रोच किया बाबू जगजीवन राम को कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए। हेमवती नंदन बहुगुणा अपनी पार्टी भंग करके कांग्रेस में शामिल हो चुके थे, आ जाइए। तो उस समय फिर घिर चुके थे मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर एंड सब पूरा कंपनी, नहीं गए। तो गलती किसकी थी? अगर वो चले गए रहते या रिजाइन नहीं करते तो जो काम दलितों के हो रहे थे और रफ्तार से होते हो। आपने वहां पे आरएसएस जनसंघ को वैधता भी दी और उसके बाद तो पूछिए ही नहीं। दलित पैंथर बना था, रेवोल्यूशनरी दलित पैंथर, उसके नेता कहां गए? 58 साल में मंत्री है ना अभी। और बाकी तो आप जानते हैं, अभी रामविलास जी थे, उनका बेटा तो हनुमाने बन के घूम रहा है, और उधर मांझी भी हैं, बेटा दामाद, इसी में उनको टिकट चार चाहिए। आपको तय करना है कि आपको मंत्री अपने जात का चाहिए या पूरी जमात एक बड़ा मिडिल क्लास चाहिए, ये तय करना है। मंत्री से कुछ नहीं होता। बहुत मंत्री देख रहे हैं वहां पे फाइल में साइन करने के अलावा कोई काम नहीं होता, मैं जानता हूं। हर दलित पिछड़ा मंत्री के साथ 2 PRSS का लगा दे, रखो फाइल इधर,
आपको देखने में अच्छा लगता होगा, गुदगुदी लगता होगा कि मेरे जात का देखो ना लाल बत्ती में जा रहा है, उसकी असली औकात हम लोग जानते हैं। एक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करा सकता, रेल टिकट कंफर्म नहीं करा सकता है, यह है स्थिति। आप अगर उसको वोट देते हैं तो गलती संघ परिवार की, भाजपा की नहीं, आपकी गलती है, आपकी गलती। इतना बात नहीं समझ में आ रहा। अब आता हूं दूसरे पॉइंट। आरएसएस किसके खिलाफ है पहले ये बताइए। जावेद साहब बैठे हुए दिल्ली में मिले थे, बोले कि आना है भोपाल। हमले 2 हफ्ता पहले ही तो भोपाल में था मैं। अभी चलिए इसी बहाने भोपाल, मुझे अच्छा लगता है इधर आना। आरएसएस के असली निशाने पर कौन है? संविधान तो है ही। बाबा एक बोल रहा है, नयन सुख बाबा, कि आरक्षण की वजह से गृह युद्ध होगा। सुना है? सुना है? अरे कौन ऐसा जात है जो आरक्षण में नहीं है पहले ये बताइए मुझे। कोई ऐसा जात बाकी है जो आरक्षण में नहीं है? 10% आरक्षण में तो सभी सवर्ण जातियां हैं, सिर्फ एक्सक्लूसिव। पहला जातिगत आरक्षण ये है। SC/ST का अनटचेबिलिटी पे था, ओबीसी का सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे था। उसमें कई जगह ब्राह्मण भी है, कई जगह ठाकुर भी है। लेकिन 10% जो रिजर्वेशन है ये तो सिर्फ एक्सक्लूसिव फॉर सवर्ण अपर कास्ट। तो कौन ऐसी जाति है जो रिजर्वेशन में नहीं है? तो ये बाबा कह रहा है कि आरक्षण की वजह से गृह युद्ध होगा। बाबा से सवाल पूछते हैं कि बाबा तलवार लेके आप भी जाओगे क्या? चलाओगे किधर? तलवार गृह युद्ध करवा रहे हो तो जाओ, तो तुम भी जाओगे, खाली भड़का रहे हो। गृह युद्ध होगा तो किस किस के बीच होगा, जरा ये बताना मुझे। इंटरेस्टिंग सवाल है। आरक्षण मुसलमान को तो कुछ नहीं मिल रहा है, सरकारी योजना क्या कुछ नहीं है मुसलमान के लिए। मुसलमान का खाली फ्रिज मत देखिए, टोपी दाढ़ी कपड़ा का रंग नहीं देखिए, इतना ही चाहता है। हम क्या खा रहे यार, छोड़ भाई। वो तो बेचारा छोटा मोटा व्यवसाय करके कुछ करके अपना दुनिया चला रहा है। तो गृह युद्ध बाबा कराएंगे हिंदू और हिंदुओं के बीच में। आरक्षण ज्यादातर हिंदू में ही चल रहा है। तो हिंदू और हिंदू के बीच में बाबा लोग गृह युद्ध करवाएगा, सोचिए। तो मुसलमान तो बहाना है, असली निशाना हिंदू है। और हिंदू में सबसे पहले ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो शेड्यूल कास्ट वाला उछल जाता रहा है ना। थोड़ा रिजर्वेशन, शिक्षा, सरकारी सुविधाओं की वजह से पढ़ लिख गया है तो पढ़ के उछल रहा है ज्यादा। आरएसएस बीजेपी को चुनौती दे रहा है, जहां तहां यूनिवर्सिटी हर जगह हम जैसे लोग हैं, मुकदमा हो कुछ हो भिड़े रहना है। तो सबसे पहले आदिवासी तो वर्ण व्यवस्था के बाहर है, ठीक है। उनका तो जल जंगल जमीन का मसला है, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। लेकिन जो अनटचेबल, जिसके छाया से लोग छुआ जाते थे, दूर से चलना पड़ता था, वो अनटचेबल अब बढ़िया कपड़ा पहन के गोगल्स लगा के इनको सवाल कर रहा है। यही इनको नहीं पच रहा है। अरे फलनवा का बेटा, अरे बाप तो खाली पांव चलता था, ये बुलेट पे चल रहा है। तो सबसे निशाने पर है दलित। और ये कोई समझ रहा होगा कि सवर्ण निशाने पे नहीं है तो उसकी गलती है। पिछड़ा दलित तो है ही। पिछड़ा को तो क्या है, बेचारा जमीन वगैरह है, थोड़ा लाठी उठी है, थोड़ा ताकत है, थोड़ा भैंस से घी खा लिया है, तो वो तो थोड़ा भीड़ भी लगा। ये दलित लोग का नौकरी खत्म हो जाएगा तो इनके पास क्या है? सवाल। दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन ही सरकारी नौकरियों की वजह से हुआ, और कोई कारण नहीं है। कोई मुझे बता दे, और कोई कारण नहीं है। सिर्फ शिक्षा और रोजगार, सरकारी रोजगार में कह रहा हूं।
आजादी के महज 27 साल में 20 लाख सरकारी कर्मचारी हो जाना कम बड़ी बात थी। वही कर्मचारी लोग चंदा दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को, नेताओं और संगठनों को, वही लोग चंदा दिया ना, और कौन दिया? कौन दलित बैंकर था? जैसा कि मैंने पहले कहा, नेहरू से लेके इंदिरा, राजीव, सब पब्लिक सेक्टर यूनिट बन रहा था। वह यूनिवर्सिटी चल रहे थे, मेडिकल कॉलेज चल रहे थे, सब चल रहे थे सस्ते दर पर। तो उसमें सबसे ज्यादा नौकरी कौन कर रहा था? सबसे ज्यादा नौकरी कौन कर रहा था? भाई दलित तो जो रिजर्वेशन था वो भी पूरा नहीं हुआ कंप्लीट। मान लीजिए पिछड़ा वर्ग 5-7% आ जाता था, ओबीसी रिजर्वेशन नहीं होने के बावजूद पहले। तो मान लीजिए 30% SC ST OBC ले लिया, 2-4% मुसलमान ले लीजिए, 35% स्ट्रेच कर लीजिए, तो 65% सरकारी नौकरी किसके पास था? सवर्ण समाज। जनरल मत बोलिए, एक टर्म सीधा बोलिए। और सबसे ज्यादा उसमें थे ब्राह्मण समुदाय के लोग। सारे वाइस चांसलर, सारे सेक्रेटरी, सारे IAS DM, 7 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुआ ब्राह्मण समुदाय का। सारे बड़े पदों पर देखिए सबसे ज्यादा ब्राह्मण समुदाय के लोग थे। आप चेक कर लीजिएगा, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो जब प्राइवेटाइज हो जाएगा नौकरी, लेटरल एंट्री आ गया जब मोदी जी ले आए, जब नौकरी प्राइवेटाइज हो जाएगा तब क्या होगा? आइए पंडित जी, हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है। सुलभ इंटरनेशनल में पर्ची काट रहे हैं लोग, रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और जो सम्मान मिलता था वो सम्मान भी अब नहीं मिल रहा है। उनको भी गुदगुदी लग रहा है, खाने का ठीक नहीं है लेकिन गुदगुदी लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, मनुस्मृति आ जाएगा तो हम सिंहासन में बैठेंगे, बाकी सब नीचे बैठेगा। तो सब लोग सिंहासन में बैठेगा, राजपुरोहित सारा लोग बनेगा क्या? मैं कई बार कह चुका हूं, एक सेकुलर सोशलिस्ट मॉडर्न ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर में बहुत मतभेद थे। बाबा साहब का त्याग पत्र लेके आए, थोड़ा सा उसमें ही बोलूंगा। लेकिन दोनों एक मॉडर्न एजुकेटेड लोग थे ना, एक इंग्लैंड में पढ़े थे, बाबा साहब इंग्लैंड अमेरिका दोनों में पढ़े थे, एक मॉडर्न नेशन स्टेट बनाना चाहते थे ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो हिंदू राष्ट्र के दोनों खिलाफ थे ना। RSS ने दोनों के पुतले फूके ना हिंदू कोड बिल पे, रामलीला ग्राउंड में। वो तो छोड़ा नहीं कि नेहरू ब्राह्मण है तो छोड़ देंगे, अब बाबा साहब संविधान बनाए थे इनके पुतले जलाएंगे, दोनों के पुतले जलाए। तो एक सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेट पंडित नेहरू, इंस्टीट्यूशन, शिक्षा, रोजगार, इंदिरा गांधी पेंशन, बैंक नेशनलाइजेशन, नौकरी नौकरी नौकरी, शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब कॉमनल राइटिस्ट प्रो कॉर्पोरेट ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बनाया, पेंशन छीन लिया। आइए पंडित जी, पेंशन खाली हमें को नहीं छीना, मेरा ही नहीं गया, आपका भी गया। तो सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने कहा कि RSS के निशाने पर मुसलमान नहीं हिंदू है। जब कॉर्पोरेट बनेगा तो एक आदमी को तो एक आदमी को बनाएगा डायरेक्टर, 10 लाख तनख्वाह, और बाकी कितने पे काम कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल 25,000, 30,000, 35,000। जाइए ना एयरपोर्ट पे, जो अटेंडेंट होता है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ यू सर, हैं बोलेगा तनख्वाह पूछना जरा। तो वो सवाल, मैं तो पूरे ब्राह्मण समाज को, सवर्ण समाज पे सवाल उठा रहा हूं कि अगर वो शिक्षा महंगी हुई, नौकरियां गई, पेंशन गया, तो आपका बचा रह गया क्या? आपका बचा रह गया? नहीं गया, आपका भी। तो सबसे जरूरी बात है
कि पब्लिक सेक्टर को कैसे बचाया जाए। पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगा, आपके हमारे बच्चे निरक्षर होंगे एक जनरेशन बाद। अशोका यूनिवर्सिटी में मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता, 12 लाख फीस नहीं दे सकता। मैं हाई सैलरी ग्रुप में हूं, आप कहां से देंगे? इसलिए जब इलेक्शन का समय आए, जात जात आप पार्टी पिटा बोले मैनिफेस्टो दिखाओ, क्या है मैनिफेस्टो, तुम्हारे पॉलिटिक्स क्या है बॉस। कहीं कहीं कोई सीधे सीधे आरएसएस बीजेपी में जा रहा है, कोई नकाब पहन के जा रहा है कि तू चल मैं आई। तो ये चुनौतियां जो है, चुनौतियां आप समझ रहे हैं कि खाली पॉलिटिकल पार्टी लड़ेंगी उससे बचेगा नहीं। ये हमारी साझी लड़ाई है, हमारे अपने अस्तित्व की लड़ाई है भाई साहब, अपने अस्तित्व की लड़ाई है। ये सिर्फ सरकारों का मसला नहीं है, ये संस्कारों का भी मसला है कि हम एक सेकुलर डेमोक्रेटिक भारत में रहेंगे या दक्षिणपंथी हिंदू राज्य, जिसको बाबा साहब ने अभिशाप कहा था, उसमें रहेंगे। ये हमारा भी उतना ही महत्वपूर्ण मसला है। जब मुसलमान को तंग किया जा रहा था तो आप चुप बैठे हुए थे, अब आपके सर में भी तो पेशाब किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। अब तो हिंदू हिंदू में बाबा लोग लड़ाई करवाने वाले। चलते चलते अंतिम बात, मैं इतिहास का छात्र हूं और बाबा साहब के 3 गुरु थे, 4 गुरु थे, चौथे गुरु के बारे में हम लोग नहीं जानते, कम जानते हैं। बुद्ध, कबीर, फूले, इनसे इन्होंने प्रेरणा ली थी। चौथे गुरु थे जॉन डेवी, जो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और वहां पर बाबा साहब ने शिक्षा ली थी, उनके क्लासरूम में बैठे थे और वहां से जो आइडिया सीखे थे, उस फिलॉसफी का नाम है प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद सीख के आए थे। बाबा साहब स्टेट के साथ थे, राज्य के साथ थे, वो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन नहीं चाहते थे, स्टेट, प्रो स्टेट। और 1919 में आगमन हो रहा है। 1919 से 58 तक की यात्रा, मैंने धार्मिक यात्रा तो मैंने किताब छाप दी है, धर्मांतरण, अंबेडकर की धम्म यात्रा। दूसरी किताब अभी आ रही है, अंबेडकर और संसदीय लोकतंत्र, वो भी 1919 से 56 तक कि डेमोक्रेसी को लेकर बाबा साहब की क्या समझ थी, कैसे आइडियाज इन्वॉल्व किया है, उस पर हमने बात रखी है। तो बाबा साहब मेमोरेंडम दे रहे हैं, बहस कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, डिमांड्स रख रहे हैं, कुछ डिमांड पूरा हो जा रहा है, फिर कहते हैं और डिमांड रख रहे हैं। जब संविधान सभा में गए बाबा साहब और कांग्रेस मंत्रिमंडल जब स्वीकार किया, पूरे बाबा साहब का जीवन में संविधान सभा से पहले, संविधान सभा तक, 1956 तक रिजर्वेशन, जब वो रिजिग्नेशन नहीं दे रहे तब तक, 1919 से लेकर 1951 तक 32 वर्ष, अगर बाबा साहब के जीवन में बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल स्कॉलर, स्टेट्समैन, लीडर, सब कुछ, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर, लेकिन केंद्रीय तत्व जो है वो क्या है कि हम शेड्यूल कास्ट अल्पसंख्यक हैं। शेड्यूल कास्ट क्या है? अल्पसंख्यक हैं। जैसे अन्य अल्पसंख्यक को रक्षा के उपाय किए गए संविधान में, वैसे हमें भी दी जाए, यही है फंडामेंटल मतलब। अछूतोद्धार, अनटचेबल्स, शेड्यूल कास्ट, उनके राजनीति के इर्द गिर्द, धर्मांतरण के इर्द गिर्द जो मुख्य जो विषय है वो यही है जिसे वो कह रहे हैं माइनॉरिटी। और संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया वो इसीलिए किया गया, 1942 तक माइनॉरिटी स्टेटस नहीं था, इसलिए नौकरियों में आरक्षण नहीं लागू था। और पूना पैक्ट में ये सैद्धांतिक रूप से मान लिया गया था, लेकिन उसके फॉर्मेलिटीज नहीं क्लियर हुए थे। जब उन्होंने ये साबित कर लिया, मनवा लिया कि हम अल्पसंख्यक हैं, दैट इज व्हाई वी नीड प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, तब सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान हुआ। 1919 में पूरे महाराष्ट्र में 1 ग्रेजुएट था, 1942 में 4 से 500।
1950 तक उठा के देखिए तो एक दलित पढ़े लिखे लोगों का एक छोटा सा तबका ही तैयार पूरे भारत में। 1942 में जो लिख रहे हैं ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट की शिकायतें, उसमें 4 शिकायतें हैं। इसमें शिक्षा से संबंधित एक सबसे प्रोमिनेंट कह रहे हैं कि शिक्षा और रोजगार का सवाल हमारे समाज के लिए जीवन मरण का सवाल है। तो इतने साल में 3 अधिकार बार बार अंतिम में कह रहे हैं 1949 के एक भाषण में, 1924 में कह रहे हैं कि हमारी स्थिति गुलामों से भी बदतर है। 49 में कह रहे हैं कि 3 अधिकार हम मांगते रहे। पहला पृथक निर्वाचन मंडल, दूसरा विधान मंडलों में आरक्षण, तीसरा सरकारी नौकरियों में आरक्षण। एक नहीं मिला, चलिए कोई बात नहीं है, ये किसी को नहीं मिला, लेकिन 2 महत्वपूर्ण अधिकार हमें मिले हैं, इसको लेना है और इसके लिए और अधिकार मिले, इसके लगातार संघर्ष करते रहना है। ये बाबा साहब के स्टेटमेंट है, कागज रखा हुआ हूं, बोलेंगे तो दिखा देंगे। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ज्वाइन कर रहे हैं तो लखनऊ में 24-25 अप्रैल 1948 को भाषण है उनका, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का प्रोग्राम है। वो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई 25 साल तक आप कांग्रेस से लड़ते रहे, और जाहिर है कि बाबा साहब से ज्यादा इतिहास में किसी ने कांग्रेस से नहीं लड़ा होगा, ये तथ्य है। और सिर्फ भाषण करके नहीं, लिख के भी, थ्योरेटिकल, कि 25 साल तक आप लड़ते रहे, फिर कांग्रेस सरकार आपने क्यों ज्वाइन की? बोले कि 25 साल आपने क्यों ज्वाइन की कांग्रेस मंत्रिमंडल? उन्होंने कहा कि मेरे सामने अंधेरा था, कैबिनेट मिशन ने हमारी मांगों को नहीं माना था और मैं परेशान था, बेचैन था। मैं इसलिए गया, हर समय लड़ने के लिए नहीं लड़ना चाहिए, समझौते भी करना चाहिए, वो डेवी से आ रहा है प्रैग्मेटिज्म। मैं इसलिए मंत्रिमंडल में शामिल हुआ कि शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ सुरक्षा के प्रावधान मैं कर सकूं। लखनऊ का 48 का भाषण है, मेरे पास है। संविधान सभा में गए, संविधान सभा में भी जब गए, वो तो आपको पता है कि जब बांग्लादेश बट गया तो उनका चला गया बांग्लादेश में, तो फिर इनके संविधान सदस्यता ही नहीं रही। तो फिर बॉम्बे से राजेंद्र प्रसाद ने खरे तो कह के वहां से इनको फिर मंगवाया विधान मंडल में। तो कह रहे जब संविधान सभा में गया तो मैं ये सोच कर आया था कि मैं अगर अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए कुछ कर पाया, यही बहुत होगा। लेकिन मुझे मसौदा समिति का, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा, ये मेरे लिए खुशी का ठिकाना नहीं था। 4 साल 51 में उन्होंने सितंबर 51 में इस्तीफा दिया। इतिहास का छात्र होने के नाते मुझे लगता है कि बाबा साहब यदि इस्तीफा नहीं दिए होते तो दलितों के सुरक्षा के उपाय और ज्यादा होते और उनकी आयु भी बढ़ गई होती, क्योंकि 51 के चुनाव के बाद उन्होंने राजनीति में दिलचस्पी लेना कम कर दिया था और ज्यादा बुद्धिज्म की ओर झुके थे, धर्मांतरण की ओर झुके थे। जब अभी तो आरक्षण का खाका ही बना था, अभी संविधान क्या था? संविधान तो अस्थि पंजर है ना, उसमें तो ब्लड फ्लैश डालना है। अभी तो लागू ही हुआ था 26 जनवरी 50 को। अभी हमारे लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना था, पढ़ना था, नौकरियां करना था। समाज तो नहीं बदला ना, सरकारें बदल गई, लेकिन समाज तो वैसी था ना, रूढ़िवादी, परंपरावादी। अरे हिंदू कोड बिल कोई मुसलमान महिला के बारे में थोड़ा ही था, वो हिंदू महिला के बारे में था, और हिंदू लोगों ने विरोध किया था। ये बाबा लोग, आरएसएस ने विरोध किया था पूरा। तो जब अभी खाका ही तैयार हुआ था, ये मेरी इतिहास की अपनी समझ है। और बाबा साहब खुद कह रहे हैं जालंधर के, पटियाला के भाषणों में कि कांग्रेस के पास बहुत पैसा है, बहुत बल है, सिंपैथी भी उसके पास है, विपक्षी पार्टी बिखरा हुआ है। सोशलिस्टों के साथ उनका समझौता हुआ।
मेरी समझ ये बन रही, वो जानते थे कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, अगर 2-4 जीत भी जाते, मान लीजिए हाइपोथेटिकल जीत भी जाते, तो उससे संसद पे क्या फर्क पड़ता है? वो जब 48 का भाषण में खुद ही कर रहे हैं कि बाहर से रहने से बेहतर है कि कैबिनेट में जाके कुछ सुरक्षा के उपाय किए जाए। जब सुरक्षा का उपाय ही करना था, तो मैं कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं उनके इस्तीफे का, जो स्पष्टीकरण उन्होंने दिया था, वो मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। 10 पेज का है, 10 पेज का, और 4 इश्यूज हैं। हिंदू कोड बिल, फॉरेन पॉलिसी, ओबीसी वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग। मैं ये समझ रहा हूं बाबा साहब जो ये बात कह रहे हैं, अगर कांग्रेस आखिर संविधान सभा में उनकी बात मानी गई ना, भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को तो पहला रिजर्वेशन मिल गया, आर्टिकल 340 आ ही गया था ओबीसी के लिए। ओबीसी नेताओं को थोड़ा आंदोलन करना था, प्रेस करना था कि लागू करो, कमीशन बनाओ, थोड़ा उनको भी काम करना था ना। तो ये 10 पेज का पूरा स्पष्टीकरण है उनके त्याग पत्र का, मैं प्रोसीडिंग पढ़ रहा था। वो जो बात कर रहे हैं कि संविधान में किए गए अनुसूचित जाति की स्थिति की सुरक्षा के प्रबंध मुझे संतोषजनक नहीं लगे, ठीक है। तो भी मैंने उन्हें इस आशा से मान लिया कि चाहे वे जैसे भी थे, सरकार उनको प्रभावी बनाने में मजबूती दिखाएगी। आज अनुसूचित जाति की क्या स्थिति है? जहां तक मुझे दिखता है उनकी स्थिति पूर्ववत है, पहले जैसी। वही पुरातन अत्याचार, वही पुराना उत्पीड़न, वही प्राचीन भेदभाव जो पहले विद्यमान था, अभी भी विद्यमान है, और संभवतः सबसे बुरी दशा में है। मैं ऐसे सैकड़ों मामले को बता सकता हूं जहां अनुसूचित जाति के दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लोग उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और किसी भी तरीके से सहायता करने से मना कर दिया। ऐसे लोग भारी संख्या में मेरे पास आते हैं। मुझे यह सोचकर आश्चर्य होता है कि भारत के अनुसूचित जाति के लोगों की दुर्दशा के समान दुनिया में कहीं और भी क्या अन्य लोगों की ऐसी दशा है जो 24 में कह रहे थे कि दास से भी खराब स्थिति है। मैंने ऐसी स्थिति अन्य किसी जगह नहीं पाई, और फिर भी अनुसूचित जातियों को कोई राहत प्रदान क्यों नहीं की गई? यह सवाल है। जब आप कैबिनेट में रहते तब दबाव बनाते ना, प्रेशर। वही मुझे मिस्टेक हुआ। अभी संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, 50 को, 51 में इस्तीफा ही दे रहे, 1 साल ही हुआ है। जवाहरलाल नेहरू और संविधान सभा के ज्यादातर लोग वो आरएसएस के प्रभाव में नहीं थे, मान लीजिएगा, नहीं तो मनुस्मृति उसी समय लागू हो जाता, संविधान बनाने की जरूरत ही नहीं होती। आरएसएस के विरोधी थे, जो समाज को हजारों वर्षों तक हाशिए पर ढकेल के रखा गया, वो ओवरनाइट कैसे बदल सकता है? आज अत्याचार नहीं हो रहे हैं क्या? आज तो 21वीं सदी है। वो कह रहे हैं इसी भाषण में कि अपनी बाल्यावस्था से ही मैंने स्वयं को अनुसूचित जाति के, जिसमें मेरा जन्म हुआ था, उत्थान हेतु समर्पित कर दिया था। यह बात नहीं है कि मेरे मार्ग में कोई प्रलोभन नहीं थे, और यदि मैं अपने हितों के बारे में सोचता तो वह सब मिल जाता जिसकी भी मैं इच्छा रखता, और यदि मैं कांग्रेस में चला गया होता तो उस दल में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया होता। बाबा साहब के स्टेटमेंट। बाबा साहब तो लेबर मेंबर थे ही ना, वायसराय के काउंसिल में लेबर मिनिस्टर तो थे ही, नेहरू कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर तो थे ही। तो जब थे ही, और जब एग्जीक्यूशन का समय आया, अभी तो खाली खाका बना था, संविधान, आरक्षण, ये वो, जब इसको लागू करवाना था, उस समय उनको नेहरू जी के पीठ पे बैठ जाना चाहिए था। डू इट, जस्ट डू इट। करते हुआ भी बाद में, भाई पब्लिक सेक्टर यूनिट तमाम सब बने हैं ना, जो बाबा साहब ने स्टेट सोशलिज्म का विजन दिया था स्टेट एंड माइनॉरिटी में। तो मुझे कई बार इतिहास के छात्र होने के नाते मैं समीक्षा करता हूं। बाबू जगजीवन राम वही गलती की, कांग्रेस छोड़ गए तो घर बैठते, फिर वापस चले जाते।
अगर रहते वहां तो और कुछ प्रोटेक्शन होता, कुछ काम होता। जब आप बाहर चले गए तो आपकी वोट की कीमत नहीं रही, आपका बार्गेनिंग पावर खत्म हो गया। बाबा साहब तो बार्गेनिंग करते थे, प्रेशर बिल्डअप करते थे, वायसराय पर, संविधान सभा में, नेहरू पर। तभी नहीं ये सब हुआ। जब एग्जीक्यूशन का समय था, बाबा साहब वहां होना चाहिए था, ऐसे मेरी मान्यता है। जगजीवन राम अगर इस्तीफा दिए, घर बैठ जाना चाहिए था, जनसंघ के साथ नहीं मिलना चाहिए था। और बाकी जो दलित आंदोलन हुए उसकी समीक्षा आप करिए। मैं दक्षिण पंथ के खिलाफ हूं, व्यक्तिगत रूप से 3 FIR भी है, गिरफ्तारी भी है, बहुत सारे मेरे प्रोफेशनल नुकसान हो चुके हैं, बहुत सारे लोग जब सरेंडर कर दिए हो, वहां हम लोग ताल ठोक के खड़े हैं, खड़े रहेंगे। तो अगर आपके शत्रु, अभी लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित वही है जो शत्रु को पहचानता। अभी देश के सामने क्या विकल्प है? तीसरा विकल्प नहीं है। मेरे क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, कोई तीसरा विकल्प नहीं हो सकता। और तीसरा विकल्प जितना मजबूती से क्लेम करेगा, इसका मतलब साफ है कि वो वहां पे बीजेपी कमजोर है, उसको जितवाने के लिए तीसरा मोर्चा आ रहा है। सीधा इंडिया अलायंस और एनडीए बीजेपी गठबंधन में मुकाबला है। संविधान मुद्दा बना हुआ है ना, आरक्षण सीलिंग हटेगी 50% मुद्दा बना हुआ है ना, जाति जनगणना होगी मुद्दा है ना। तो आपको अपने जात का इसी में से चुनना है आपको। मैं तो एनडीए के खिलाफ जो भी उसको हराएगा, उसके साथ खड़ा मिलूंगा आपको, जहां भी मिलेगा। और मेरा भाई भी खड़ा होगा अगर उधर से, आप याद रखिएगा। क्योंकि हमारे नेता लोग भी इतिहास पढ़ते नहीं, किसी तरह हमको कुर्सी मिल जाए, मंत्री बन जाऊं, MP बन जाऊं। बन के करोगे क्या बॉस? व्हाट इज योर पॉलिटिक्स? अभी तो इतने कैबिनेट मिनिस्टर पिछड़े बने हुए हैं। पिछड़ा तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति आदिवासी है, तब आदिवासियों पे हमले क्यों हो रहे हैं? खाली ये प्रधानमंत्री पोस्ट से क्या हो रहा है? एजेंडा RSS का चल रहा है ना। हमारे लोग कुर्सी पे जाने के लिए क्यों पागल होते हैं? बाबा साहब कर्जदार मरे हैं, एक पाई का हिसाब देते थे वो। आज के नेताओं में जो बाबा साहब के नाम पे राजनीति करते हैं, क्या ये नैतिक साहस, ये नैतिक बल है क्या? नहीं। तो अंबेडकर बाबा साहब ने कहा था अपदीपो भवः, काल परिस्थिति के हिसाब से आदमी को समझ डेवलप करना चाहिए। उस समय कांग्रेस ही था, इसलिए कांग्रेस से लड़े। आज अगर बाबा साहब होते तो क्या कांग्रेस से लड़ते कि RSS बीजेपी से लड़ते? ये बताइए मुझे, ये बताइए। आज अगर बाबा साहब आ जाए इधर तो किससे लड़ेंगे? सीधा है। तो बाबा साहब का नाम लेकर RSS बीजेपी से मिलकर सरकार जो बना रहा है, अब बन रहा है, तो बाबा साहब को सर के बल वही खड़ा कर रहा है ना, जो बाबा साहब के नाम लेकर पॉलिटिक्स कर रहा है, वही कर रहा है। पहले संविधान को बचना है, भारतीय गणराज्य को बचना है। और जब संविधान और भारतीय गणराज्य पर इन संघियों का हमला हो गया है, तो उस समय आपको कहां रहना? मुझे तो गणराज्य और संविधान के साथ रहना है। आपको कहां रहना, आप तय कीजिए। मैं कोई साधु और उपदेशक नहीं हूं कि मैं प्रवचन देने आया हूं। खड़ी खड़ी सुना के जाऊंगा, अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं अच्छा लगे भूल जाइए। अभी कोई कुछ नहीं है, इंडिया और एनडीए है। मैं इंडिया के साथ खड़ा हूं, मैं भारतीय संविधान के साथ खड़ा हूं, मैं भारतीय गणराज्य के साथ खड़ा हूं। शुक्रिया, जय भीम।